अभी तक बहुत से लेक्चर हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने इकोसिस्टम से रिलेटेड वेरियस साइकिल्स के बारे में जाना है। आज हम इसी टॉपिक को, साइकिल्स के टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की। तो देखिए, जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की तो एक चीज आपको समझनी होगी, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, तो ये किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। तो अगर आप प्लांट की बात करते हैं, आपके एनिमल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही जगह आपको जरूरत होती है किसकी? नाइट्रोजन की। और इस वजह से नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 71% मिलता है आपको एटमॉस्फेयर में, बट फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो यूटिलाइजेशन है नाइट्रोजन की, वो उस फॉर्म में नहीं हो सकती जिस फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है। तो इसको कहीं ना कहीं फिक्स करने के लिए आपके वेरियस ऑर्गेनिजम्स वगैरह वर्क करते हैं एक साथ, जिनके बारे में हम आज जानेंगे। अब देखिए, 2-3 आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। इसमें पहला आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपको बैक्टीरिया पता होंगे कुछ एक, या आप ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जानते होंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स करते हैं आपके नाइट्रोजन को। दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे आपने फर्टिलाइजर का सुना होगा, कोल बर्निंग का सुना होगा, तो इनसे भी नाइट्रोजन की प्रोडक्शन होती ही रहती है। तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, जहां पर थंडर वगैरह जो होते हैं, लाइटनिंग वगैरह होती है, इसके थ्रू आपका ये जो भी नाइट्रोजन की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स के बारे में अगर बात करें तो ये 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। एक होता है फ्री लिविंग, जो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने अलग से दुनिया बसा के बैठे हैं, और ये हेल्प करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जैसे आपने 2 तरह के प्रोसेस सुने होंगे, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक में फर्क क्या है? बेसिकली एरोबिक में आप ऑक्सीजन की सप्लाई को मेंटेन रखते हैं, व्हेयरएज अगर हम बात करें एनारोबिक की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपकी कोई भी प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ जो फ्री लिविंग है, इन 2 कैटेगरी में आपके डिवाइड होते हैं। जैसे एजोबैक्टर है, बेंजेमिकिया है, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेलिंग कुछ इस तरह से BEJIEMICKIA, बेंजेमिकिया, जो भी इसका नाम आप प्रोनाउंस करना चाहें। एजोबैक्टर और बेंजेमिकिया, ये 2 फ्री लिविंग एरोबिक आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपकी हेल्प करते हैं। अब इसी तरह एनारोबिक में भी 2 हैं, एक है रोडो। रोडो का पूरा नाम तो बहुत लंबा चौड़ा सा है, कुछ स्पेलिंग इस तरह से RHODOSIPRILLUM। ये आपका हेल्प करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन में। एक इसके साथ ही है कैलेस्ट्रोडियम, ये भी हेल्प करता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये दोनों ही किस तरह के? एनारोबिक काइंड ऑफ। इसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशन में भी आपको कुछ एक चीजें देखने को मिलती हैं। सिम्बायोटिक में क्या? जैसे मैं आपको कई बार कहता हूं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। वैसे तो और बहुत से टाइप के आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट आप इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि एक से दूसरे को फायदा हो रहा हो, खासकर यूपीएससी की टर्म में अगर हम बात करें तो। यहाँ पर आपने राइजोबियम के बारे में सुना होगा। राइजोबियम मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि आपको लुगमिनस प्लांट की जड़ों में मिलते हैं, और ये हेल्प करते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और यहाँ से ये लुगमिनस प्लांट आपके नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सॉइल में हो जाती है। इससे आने वाली जो भी आपकी क्रॉप है उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट, यील्ड के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। देन कुछ आपके साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो हैं जो डायरेक्टली इस चीज को यूज करेंगे, जैसे नॉस्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, एनेबीनिया के बारे में आपने सुना होगा, और तीसरा है आपका स्पिरुलिना। तो ये 3 हैं आपके जो साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे चलता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पहले स्टेप में क्या होता है कि जितने भी आपके नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया वगैरह हैं या कुछ भी हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन जो आपकी एयर में मिलती है इसको कन्वर्ट करते हैं ये अमोनिया में या अमोनियम में। अब इन दोनों में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, जो स्टेप 2 में आता है। इस कैटेगरी में क्या होता है, जो आपका अमोनिया है या अमोनियम है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। अब जब इसे इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट या रेट में, तो क्या होता है, ये वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है जिसके थ्रू आप प्लांट को हेल्प कर सकते हो उसकी ग्रोथ में। मतलब ये एक्चुअल में वो सोर्सेज हैं जिनको प्लांट आपका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये नाइट्रिफिकेशन से आता है। अब इसके बाद अमोनिफिकेशन भी एक प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, स्टेप 3 में आता है ये। अमोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे कोई डेड मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, अब ये या एनिमल वेस्ट कुछ भी हो, ये आपका ऑलरेडी किसके फॉर्म में होता है, अमोनिया या अमोनियम की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट मतलब इसे कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम या अमोनिया में, और इसको फिर स्टेप 2 के थ्रू हम कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट में। अब इसके बाद जो भी आपका चीज है, यहाँ पर जो भी आपका नाइट्रेट या नाइट्राइट जो भी प्रोड्यूस हुआ,
इसे हम यूज कर लेते हैं अपने फील्ड वगैरह में। अगर मान लीजिए कोई लेफ्ट ओवर बच जाती है तो इसे डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह का आपका प्रोसेस चलता है। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं जो रूट्स में पड़े हैं, दीज आर द सिम्बायोटिक आपके ऑर्गेनिजम्स, दैट इज राइजोबियम। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपके कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी एरोबिक और एनारोबिक, जैसे एजोबैक्टर और क्लस्ट्रोडियम। इसके अलावा सिनोबैक्टीरिया भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसको नॉस्टेक या एनेबीनिया नाम से आप जानते होंगे। ये इन सभी को या डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनियम या अमोनिया में। अब ये आगे नाइट्रिफिकेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट होते हैं? नाइट्राइट या नाइट्रेट में। इसे सॉइल यूज करती है और फिर डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू आपकी ये एटमॉस्फेयर में, एयर में वापस चली जाती है। अब एक्सेसिव अगर आपके पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रही है तो उससे 3 तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। वैसे तो 2 ही हैं मेजर। वन इज एसिड रेन। इसको हम पोल्यूशन टॉपिक में बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये वाटर के साथ आपके रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड काफी हार्मफुल हो सकता है अगर इसका पीएच लेवल कहां तक पहुंच जाए? 5.5 से नीचे पहुंच जाए। पीएच लेवल आपका एसिडिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सोल्यूशन के। तो अगर पीएच लेवल 7 से 0 की तरफ है तो इट मींस एसिडिक है वो चीज। अगर 7 से 14 की तरफ है तो वो बेसिक है। तो आप यहां पर मान के चलिए कि ये 0 और 7 के बीच में है तो एसिडिक नेचर है। तो इस वजह से ये बहुत डीप इंपैक्ट पर डाल सकता है आपके पूरे लिविंग एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर क्या बोले? इन्वायरमेंट बोल लीजिए आप। चाहे आपका ओशंस हो, चाहे आपके टेरेस्ट्रियल पार्ट हो, ह्यूमंस हो, आपके लाइक घर हो, ताजमहल हो, हर एक चीज पे इनका इम्पैक्ट है। ऑल्दो इनके इम्पैक्ट के बारे में ऑल टुगेदर हम अलग से पढ़ेंगे जब हम पोल्यूशन टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए इसी को यहां तक ही समेट के रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक भी इसका यूट्रोफिकेशन है। इसे हम वेटलैंड्स के केसेस में पढ़ेंगे या पोल्यूशन टॉपिक में कवर करेंगे अच्छे से, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ। यूट्रोफिकेशन क्या है? एक ऐसा आपका प्रोसेस है जहां पर क्या होता है कि मान लीजिए न्यूट्रिएंट है, जैसे आपका फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ये पानी में इंक्रीज होता है। अब ये पानी में इंक्रीज होता है तो आपकी एल्गी, आपके जो वाटर है उसमें बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है। अब क्योंकि एल्गी ग्रो करने लगती है तो ऊपर से पानी ग्रीन कलर का होने लगता है। और जब ये पानी ग्रीन कलर का होता है तो इससे 2 चीजें होती हैं। पहला, ऑक्सीजन के साथ इसका कांटेक्ट कहीं ना कहीं कम हो गया है पानी का, जिसकी वजह से इस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने के कारण आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे इन जो मरीन ऑर्गेनिजम्स अंदर मौजूद हैं, इनकी ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का। अब ये वो ऑक्सीजन है जो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स को चाहिए। अब मान लीजिए ये अगर आपकी ऑक्सीजन पानी में नहीं मिल रही है और ये लगभग 2 ppm ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, 2 पार्ट पर मिलियन, तो मीन्स आपका जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है वो मर चुका है, वो डेड हो चुका है। और इसी केस को कह देते हैं हम हार्मफुल एल्गल ब्लूम। मतलब यूट्रोफिकेशन में भी एक सब कैटेगरी आती है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। इसमें हम ब्लू और रेड दोनों को पढ़ेंगे जब हम एल्गल ब्लूम वगैरह के बारे में समझेंगे। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जब भी किसी पानी में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती है तो इसके कारण एल्गी की ग्रोथ वहां पर बढ़ने लगती है, बिकॉज एल्गी को खाने को बहुत पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है। अब एल्गी की ग्रोथ बढ़ने से वहां पर जो आपका नॉर्मल वो है, जो लाइक वाटर है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और भी है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट का भी मेन फैक्टर है यहाँ पर। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मैंने आपको इंटरेक्शन के थ्रू तो बता दिया, बट एक और चीज जो याद रखनी है आपने कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी यहाँ पर कम हो जाएगा सतह के नीचे। सतह के ऊपर तो हो रहा हो, बट सतह के नीचे वो ऑक्सीजन सप्लाई उतनी नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी कहीं ना कहीं लाइक इंक्रीज होगी वाटर में, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जो ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मिल रहे हैं उनकी मृत्यु होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी पर्याप्त नहीं थी। और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के लिए आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो वो इकोसिस्टम अब मरने लगा है। और इसे हम देखते हैं
2 पार्ट पर मिलियन के आसपास अगर आपका पहुंच जाए कभी भी किसी वाटर का लाइक ऑक्सीजन डिजॉल्व लेवल, तो वहां पर हम कहते हैं ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, और प्लस ये इकोसिस्टम अब मर चुका है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें मैंने दे रखी हैं, कौन से फ्री लिविंग है या क्या है ऑर्गेनिजम्स वगैरह, इनके बारे में आप रीड कर लेना, बिकॉज इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम सोर्सेज की बात करें कहाँ से आपकी दिस नाइट्रोजन आ सकती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नाइट्रोजन की फॉर्मेशन आपकी वॉल्केनो से भी हो सकती है, लाइक जो डेड इन डिके है वहां से भी हो सकती है, लाइटनिंग से भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज के धुएं से भी हो सकती है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी हो सकती है, और बहुत से एरियाज हैं जैसे व्हीकल्स वगैरह जो हम रन करते हैं, इन सभी तरीकों से आप नाइट्रोजन को ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन अमूमन यूपीएससी आपसे पूछता ही रहता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट साइकिल, दैट इज मिथेन साइकिल। ये इस पीपीटीज में गिवन नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा मिथेन साइकिल के बारे में, बिकॉज अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आपने सुना होगा ग्लासगो कन्वेंशन के बारे में। ग्लासगो के बारे में आपको पता होगा शायद। यहाँ पर क्या हुआ है, COP26 होके हटी है आपकी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब इस COP26 में क्या हुआ, मीटिंग हुई थी एक, जिसमें मिथेन प्लेज करके एक इनिशिएटिव आपका स्टार्ट किया गया है। अब इस मिथेन प्लेज के अंडर हम मिथेन एमिशन को कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मिथेन साइकिल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे तो इसका डायग्राम तो नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके सोर्सेज क्या है मिथेन जनरेशन के। आपको पता होगा टर्माइट्स एक चीज होती है जो लकड़ को खाती है, जिसे दीमक भी कहा जाता है अक्सर। दीमक के गट्स के अंदर वहां पर आपको देखने को मिलते हैं एनारोबिक फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन के दौरान यहां पर जनरेट होती है आपकी मिथेन, वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मिथेन जनरेट होती है। उसके अलावा ओशंस की गहराइयों में भी आपको मिथेन देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एनारोबिक आपकी रेस्पिरेशन होती है या डाइजेशन होती है इन आपके लिविंग क्रिएचर्स की, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो यहाँ पर ये फिशेस और जू प्लैंकटन जब अपनी डाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, तो क्योंकि ये डाइजेशन एनारोबिक कंडीशंस में हो रही है, लिमिटेड ऑक्सीजन में हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर भी आपकी मिथेन गैस ही प्रोड्यूस होगी। मतलब जहां भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिले वहां पर ये हो सकता है। इसके अलावा मिथेन हाइड्रेट करके आपकी एक चीज होती है। ये मिथेन हाइड्रेट के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जब आपके जैसे मिथेन प्रोड्यूस होती है वो ओशंस में जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मिथेन है एटमॉस्फेयर की, वो जब वाटर के कांटेक्ट में आई ओशन के, तो वाटर का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। और वाटर के अंडर जब हम बात करते हैं नीचे जाते हुए, तो वहाँ पर आपके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो वाटर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से और पानी का टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर एक क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। इन क्रिस्टल में आपकी मिथेन स्टोर होती है और इसी को कहा जाता है मिथेन हाइड्रेट्स। कई बार इन्हें क्लैथरेट भी बोला जाता है। तो इसको याद रखना। अगर लाइक मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह से है, जैसे ये मान लीजिए आपकी लैंड फिलिंग्स वगैरह हैं जहाँ पर कूड़ा दफनाया गया है। इन लैंड फिलिंग्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, और जहाँ से मिथेन जनरेट होती है। पहली चीज यहाँ पर एनारोबिक ऑक्सीडेशन है इन वेस्ट की। दूसरी चीज यहाँ पर आपको मिथेनोट्रॉप्स मिलते हैं। मिथेनोट्रॉप्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली मिथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो मिथेन ट्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर लाइक आपकी मिथेन प्रोड्यूस होती है जो एटमॉस्फेयर में ऐड की जाती है। इसके अलावा मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगा रखी है, इस इंडस्ट्री के धुएं के थ्रू भी आप देखते हैं क्या प्रोड्यूस होता है, मिथेन प्रोड्यूस होता है, ये भी एटमॉस्फेयर में ही ऐड होता है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक के बारे में आपने सुना होगा, जैसे जो भी कैटल वगैरह है, कैटल के अंदर लाइक जो ग्रासेस वगैरह जाती है ड्यूरिंग देयर लाइक इंजेशन प्रोसेस, ये ग्रासेस अंदर जाके जब डाइजेस्ट होंगी तो यहाँ से भी मिथेन रिलीज होती है। इसके अलावा पेड़ों के अंदर आपको कुछ दीमक लगी हुई दिखती है, तो ये दीमक जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर भी आपके इनके गट्स के अंदर क्या है, मिथेन गैस ही प्रोड्यूस होती है। साथ के साथ राइस कल्टीवेशन के टाइम पे हम पानी से लबालब एक फील्ड को भर देते हैं, और इसके ऊपर जब राइस ग्रो करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से राइस कल्टीवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्स, जिसके कारण
आपकी मीथेन एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। बायोस्फीयर, बायोमास का बर्न करना या परमाफ्रॉस्ट, इन एरियाज में भी मीथेन की प्रोडक्शन देखी जाती है। और एक और एरिया भी है जहां पर मीथेन की प्रोडक्शन देखी जाती है, दैट इज वेटलैंड्स। वेटलैंड्स में भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है, तो इस वजह से वहां पर भी आपकी मीथेन जनरेट होती है। ऑल्दो कार्बन वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, तो इस वजह से ये आपकी नल एंड वॉइड हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स नहीं करते हैं ये, ऑल्दो कार्बन आपकी ज़्यादा अब्जॉर्ब ही करते हैं। बट येस, यू शुड रिमेंबर, वेटलैंड आर वन ऑफ द सोर्सेज जहां से आप मीथेन की प्रोडक्शन देखते हैं। नाउ यहाँ पर ओशन फ्लोर के एंड में यहाँ पर आपको जैसे ये मैंग्रोव्स वगैरह देखने को मिल गए, और इसके बाद जब ओशन में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ओशन में आपको क्लेरेट देखने को मिलते हैं, दैट इज CLATHRATE, एंड इसे मीथेन हाइड्रेट भी बोल देते हैं, जो कि बहुत अच्छे सोर्स है मीथेन की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस में, आपको 4 चीजें याद रखनी है। 1, एग्रीकल्चर आपका 40% रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन इंड्यूस्ड मीथेन का। अब इसमें 2 रीजंस है, एक तो लाइफ स्टॉक, एक राइस कल्टीवेशन। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल जो हम बर्न करते हैं ये 35% आपके मीथेन को प्रोड्यूस करता है। साथ के साथ जो ह्यूमंस वेस्ट जनरेट करते हैं, इस वेस्ट से भी 20% आपका क्या जनरेट होता है, मीथेन गैस, चाहे वो वेस्ट ट्रीटमेंट के दौरान हो या लैंड फिलिंग के दौरान। अब मीथेन को अगर आपने कहीं ना कहीं रोकना है तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि आपको मीथेन सिंक एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करने होंगे। अब मीथेन सिंक कहाँ पर मिल सकते हैं आपको, चाहे सॉइल में आपको देखने को मिल सकते हैं, मीथेन हाइड्रेट के फॉर्म में ये ओशन की गहराइयों में रह सकती हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स यानी OH के साथ जब आप मीथेन को रिएक्ट करवा देते हैं तो इससे भी मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन के कंपैरिजन थोड़ा लो है। तो इस वजह से यहाँ पर आप इस चीज को याद रख सकते हो, या आप मीथेन को एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ के साथ आपकी एनर्जी डिमांड भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाती है। आइए अब जानते हैं फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। देखिए, वैसे तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फॉस्फोरस, बिकॉज जब भी आप फॉस्फोरस को देखते हैं तो ये सरफेस रन ऑफ के थ्रू, वैसे तो ये वेदरिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है, प्लांट से भी आ सकता है, आपके लाइक जो भी ह्यूमस वगैरह है उससे भी प्रोड्यूस हो सकता है, बट एक्चुअल में ये रन करके कहाँ पर फ्लो करता है, आपके ओशंस में। कुछ इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर फॉस्फोरस आपका रॉक से भी इरोड करके जा सकता है, ये यहाँ पर कोई मरा हुआ है ऑर्गेनिज्म, उसके वेस्ट से भी ये प्रोड्यूस हो सकता है, डिके से भी प्रोड्यूस हो सकता है। साथ के साथ वेदरिंग या आपके लाइक जहाँ पर आप इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइनिंग एरिया से, वहां से भी रन ऑफ की फॉर्म में ये कहाँ पर पहुंचता है, आपके ओशंस के अंदर या वाटर बॉडीज के अंदर। अब यहाँ पर ये प्लांट्स वगैरह इसका इंटेक करते हैं, फर्टिलाइजर के थ्रू भी सरफेस रन ऑफ वगैरह देखने को मिलता है। तो इन जनरल आपका फॉस्फोरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपार्टमेंट में मूव करता है, रॉक्स में भी मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मिलता है, प्लांट भी इसे यूज करते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स भी इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो डिजॉल्व फॉस्फोरस है आपका पानी में जब पहुंचता है तो इसे ये ऑर्गेनिजम्स जैसे फिश वगैरह यूज करते हैं और इससे ये अपने फूड को प्राप्त करते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर एल्गी का इंटेक जब आपके ये फॉस्फोरस का इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से आपको फिर से एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज एल्गल ब्लूम। अब कई बार ऐसा भी होता है ये जो डिजॉल्व फॉस्फेट है आपकी, ये कहीं ना कहीं ठंडे पानी की वजह से, इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाती है एज अ मराइन सेडिमेंट्स, और जब ये आपकी रॉक अपलिफ्ट होगी तो अगेन ये वापस आपकी एक पहाड़ या किसी चट्टान की फॉर्म में आएगी और फिर इसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मोर और लेस आपकी फॉस्फोरस साइकिल कुछ इस तरह से ही चलती है। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको अभी फॉस्फोरस साइकिल बताई है, ये एग्जाम्पल है आपका किसका, सेडिमेंट्री साइकिल का। इसके अलावा एक और सेडिमेंट्री साइकिल है, दैट इज सल्फर साइकिल। अब सल्फर साइकिल भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूमन ऑर्गेनिक कंपार्टमेंट्स में भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे कोल, ऑयल, पीट्स वगैरह में। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एरियाज में जैसे रॉक, सल्फर रॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे आपने सभी ने बचपन में एक रिएक्शन पढ़ी होगी अबाउट CuSO4। CuSO4 के बारे में आप सभी जानते होंगे, केमिस्ट्री में 9वीं 10वीं में इसका एग्जाम्पल दिया जाता है एक रिएक्शन के तौर पे, जहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया जाता है। अब इसी तरह से आपको एक और रिएक्शन के बारे में बताया होगा, आयरन सल्फेट के बारे में, जहां पर आप आयरन को रोस्टिंग या कैल्सिनेशन के थ्रू
कहीं ना कहीं सल्फाइड ओर से ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्साइड को बाद में आप थ्रू एक्सट्रैक्शन, जो वो भी प्रोसेस आपको पता होगा, लाइक नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, 9वीं 10वीं की साइंस में गिवन है। अगर नहीं भी पता तो शायद यूपीएससी इस बारे में इतना ना पूछे, बट आपको पता होना चाहिए कि लाइक जितने भी ये सल्फाइड ओर्स हैं कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के थ्रू, उनसे आपकी सल्फर को अलग किया जाता है, और जब ये अलग किया जाता है तो वहां से भी सल्फर ऑक्साइड्स आपके जनरेट होते हैं। साथ के साथ रॉक्स के अंदर जो वेदरिंग देखने को मिलती है, या इरोजनल सरफेस रन ऑफ देखने को मिलता है, या डेपोजिशन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक मैटर का, या उनका डिके देखने को मिलता है, तो वहां से भी ये प्रोड्यूस होती है। और कई बार वॉल्केनिक इरप्शन से या और कई सोर्सेज से आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जैसी गैसेस भी रिलीज होती हैं, और कई बार डायरेक्टली आपकी सल्फर ऑक्साइड भी या डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, चाहे वो वॉल्केनिक इरप्शन से हो या ओशंस के थ्रू भी होती है कई बार। तो यहाँ पर आपको याद रखना, या ओशन ना भी हो, बट मेजॉरिटी सोर्सेज आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे इंडस्ट्री में आप कहीं भी लाइक ये सल्फर ऑक्साइड्स, या सल्फर ऑक्साइड तो नहीं कहूँगा मैं, सल्फाइड ओर्स को देखते हैं, तो वहाँ पर आप सल्फर ऑक्साइड को ही प्रोड्यूस करते हैं। तो मोर और लेस ये आपकी दोनों ही प्रोसेस से होकर निकलती है, यानी ऑर्गेनिक कंपार्टमेंट या इनऑर्गेनिक कंपार्टमेंट। तो इसे आप कुछ इस तरह से देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप आयरन्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, तो इन इंडस्ट्रीज से आपका सल्फर ऑक्साइड रिलीज होता है। वेयर एज कुछ आयरन के सल्फाइड सेडिमेंट्स होते हैं जहाँ से आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के निकलने की उम्मीद रहती है। साथ के साथ आपके सल्फर ऑक्साइड वॉल्केनो से भी निकलता है, और सल्फर हाइड्रोक्साइड वॉल्केनो से भी निकलता है। अब ये आपका एसिड रेन का पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी ये वाटर से मिक्स होगा तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के पीएच लेवल को 5.5 से नीचे ले जाता है, जिसके कारण एसिडिक रेन होती है। वैसे तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म से ये मरते हैं, तो इनसे भी सल्फाइड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें डीकम्पोज करते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल। इसके बाद ये सल्फर्स आपके प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये रन ऑफ के फॉर्म में कहा जाता है ओशन में, और ओशन में सल्फाइड डिपॉजिट्स के तौर पर जमा हो जाते हैं, और ये बाद में जब भी आपकी रॉक अपलिफ्ट होगी तो अगेन ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे, सरफेस पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर एसिड रेन दो तरह की बताई गई हैं, इसके बारे में ऑल्दो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम पोल्यूशन टॉपिक को कर रहे होंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन दो तरह की होती हैं। ड्राई डिपोजिशन आपको यूजुअली उन एरिया में देखने को मिलती है जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा कम हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल कम होगा तो वहाँ पर बरसात नहीं होती, और बरसात नहीं होती तो इसके कारण आप ये देखते हैं कि डिपोजिशन जो है वो ड्राई रहेगा, पाउडर के फॉर्म में रहेगा, बट जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आएगा तो अगेन ये वेट हो जाएगा। साथ के साथ वेट डिपोजिशन आपको एसिड रेन या स्नो की फॉर्म में दिखती है, यहाँ पर पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ये चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइक लिक्विड। तो इस वजह से ये दो तरह के हैं आपके लाइक एसिड रेन, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बाद में। अब यहाँ पर खत्म होता है आपके फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। नाउ लेट अस क्लासिफाई द इकोसिस्टम। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे कुछ इस तरह से था, आपने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ लिया है, आपने इसके बाद पढ़ा है व्हाट आर दी पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ा है, फिर आपने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है। कम्युनिटी जब आपकी एक साथ आती है तो ये तो हो जाता है आपका इकोसिस्टम। तो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, इसके फंक्शंस देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इन जनरल दो तरह के होते हैं आपके इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम आपके लाइक अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, वन इज टेरेस्ट्रियल, अदर इज एक्वेटिक। अब यहाँ पर आपका जो एक्वेटिक है ये फर्दर सब डिवाइड है तीन हिस्सों में, वन इज योर फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, एंड थर्ड वन इज योर मरीन। अब यहाँ पर मैंने आपको पीपीएम का कॉन्सेप्ट बताया था, 5 पीपीएम से नीचे है, या सॉरी पीपीटी से नीचे है, तो ये आपका क्या है, फ्रेश वाटर। ब्रैकिश वाटर में बिटवीन 5 to 35 के बीच में, और 35 एंड अबव आपका पार्ट्स हो सॉल्ट के, तो उस केस में ये मरीन वाटर में आ जाता है। हम इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए लेट अस कंसंट्रेट ऑन टेरेस्ट्रियल पार्ट, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को आप टुंड्रा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ड्राई इकोसिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन्हें एक एक करके हम देखेंगे। अभी जैसे आपने अल्पाइन टुंड्रा के बारे में सुना होगा, आर्टिक टुंड्रा के बारे में सुना होगा,
अब आर्टिक टुंड्रा आपको नॉर्दर्न पोल की तरफ देखने को मिल रहा है, वेयरएज अल्पाइन टुंड्रा आपको पहाड़ की ऊंची चोटी पे देखने को मिल रहा है, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह एरिया में। इसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में 3 तरह के आपके फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, वन इज टेम्परेट फॉरेस्ट, थर्ड वन इज योर कॉनिफॉरस फॉरेस्ट, इसे बोरल फॉरेस्ट भी बोला जाता है कई बार। आप इसके बारे में याद रखना, किसी ने भी अगर वुल्वरीन मूवी देखी है, उसमें जब वुल्वरीन जंगलों को काट रहा होता है तो वो कॉनिफॉरस या बोरल फॉरेस्ट होते हैं आपके। ये आपको माउंटेन में भी देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको साइबेरिया वगैरह वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं और थ्रू आउट अर्थ देखने को मिलते हैं। इवन कनाडा में भी, यूएसए में भी सम पार्ट्स, एंड साइबेरिया में तो है ही है, रशिया में। देन ग्रासलैंड्स आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक टेम्परेट ग्रासलैंड, लास्ट वन इज डेजर्ट इकोसिस्टम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो यहाँ पर आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम विचार करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आपके वेरियस ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड है अलग अलग रीजन में। खासकर यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा किस तरह से पेड़ वगैरह आपके अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं, बिकॉज पेड़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टुंड्रा एरिया, आपको याद रखना है कि बैरन लैंड है, क्योंकि ये क्रायोस्फीयर के पार्ट हैं। यहाँ पर आपको ट्रीज वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, ज्यादातर मॉसिस या लाइकन्स वगैरह आपको लीच वगैरह देखने को मिल सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन है, विंड हवा जो है ठंडी है, काफी ठंड रहती है, समर जो है बहुत छोटी रहती है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली विंटर में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी देखा जा सकता है कुछ एरिया में, बट -20 से तो ज्यादा ही देखा जाता है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन यहाँ पर बहुत कम देखी जाती है, और जो प्रेसिपिटेशन होती भी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो, बिकॉज टेम्परेचर ठंडा है तो ड्यू पॉइंट जो होगा वो बट ऑब्वियसली 0 से नीचे होगा, और 0 से नीचे होगा तो स्नोफॉल की फॉर्म में आपकी प्रेसिपिटेशन होगी। ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, तो ज्योग्राफी का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी कम है बिकॉज यहाँ पर फूड अवेलेबिलिटी कम है, और ये 2 तरह का हो सकता है, आर्टिक एंड आपका अल्पाइन टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा की अगर हम बात करें तो इसका मैं आपको एक बारी मैप दिखा देता हूँ। ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, आर्टिक टुंड्रा को, वेयरएज माउंटेन की टिप्स जो है वो आपकी अल्पाइन टुंड्रा को रिप्रेजेंट करती है। आर्टिक टुंड्रा की अगर हम बात करें, ये एक्सटेंड करते हैं कंटिन्यूस बेल्ट की तरह पोलर आइस कैप एरिया में, और आप ये कह सकते हैं ट्री लाइन जहां पर आपको देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, बिकॉज इससे ऊपर आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलते बोरल फॉरेस्ट के बाद। बोरल फॉरेस्ट कॉनिफरस होते हैं, उसके ऊपर आपको ट्रीज नहीं देखने को मिलते, तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया में आपको आर्टिक टुंड्रा देखने को मिलेगा। आपके अंटार्कटिका और फॉक आइलैंड में भी ये देखने को मिलते हैं, अलास्का, कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड, आइलैंड, स्कैंडिनेविया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मॉसिस, लाइकन्स, स्लेजेस, कॉटन ग्रास, या आप ये कह सकते हैं ड्रॉफ हेल्थ या विलोज, ब्राइच, ये कुछ इस तरह के आपको पौधे देखने को मिल जाते हैं। अगर जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है आर्टिक फॉक्स, बहुत खतरनाक होते हैं, कई इंग्लिश मूवीज में भी आपने देखी होगी। इसके अलावा पोलर बियर, मस्क ऑक्स जिसके ऊपर आपके वो सेंटा क्लॉज घूमते हैं, या कैरीबाउ, ये सभी आपके एनिमल्स हैं जो कॉमनली आपको इस एरिया में देखने को मिल सकते हैं। नाउ अल्पाइन टुंड्रा की अगर हम बात करें तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग माउंटेन चेन देखने को मिलती है, रॉकी, एंडीज होगी, यहाँ पर आपके हिमालयाज, पामीर, नॉर्थ सुलेमान वगैरह वो एरिया हो गया। आपके यहाँ पर अल्तिल शाह एंड कुलन शाह वगैरह जो माउंटेन्स हैं वो हो गई। आपकी स्कैंडिनेवियन पार्ट में भी माउंटेन्स वगैरह, यहाँ पर केजोलन माउंटेन्स वगैरह देखने को मिलती हैं, एल्प्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है, एटलस माउंटेन्स वगैरह एंड ऑल। तो ये जो भी आपको माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं ऊंची ऊंची, यहाँ पर आपको अल्पाइन टुंड्रा देखने को मिलती है। अल्पाइन टुंड्रा में आपको एक चीज याद रखनी है, हिमालयास, एल्प्स, तिब्बत प्लेट्यू, कॉकस आपका जो लाइक यहाँ पर देखने को मिलता है इस एरिया में, एशिया और यूरोप के बॉर्डर के एरिया में, वो ये सभी इसके एग्जाम्पल है। और मोर और लेस फ्लोरा यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी मॉसेस, स्लेजेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लिवर वॉट्स आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है, या ग्रासी वेजिटेशन वगैरह आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको माउंटेन गॉड्स देखने को मिलती है, रेन डियर्स देखने को मिल जाते हैं, मस्क ऑक्स देखने को मिल जाते हैं, और आर्टिक हेयर्स देखने को मिल जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्विरल्स वगैरह या कुछ और जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। तो मोर और लेस इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इट विल बी फार बेटर फॉर यू। ओके, अब कई बार इन्हें बायोम्स के नाम से भी जाना जाता है, तो बायोम्स टॉपिक में मैं इनको अलग से कवर करूंगा, बट वो आपको डिवीजन में बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम थोड़े इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर टैगा भी बोला जाता है, बोरल फॉरेस्ट भी बोला जाता है और कॉनिफॉरस बोला जाता है। जैसे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज हमने जो स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, तो फर्स्ट वन वाज योर टुंड्रा। टुंड्रा में अल्पाइन डिस्कस कर लिया हमने, आर्टिक डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हम सबसे पहले जाएंगे टैगा में, जिसे हम कई बार कॉनिफॉरस भी बोलते हैं और अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम बहुत डायनामिक है। यहाँ पर आपको एक चीज जो याद रखनी है कि जो इंटरेक्शन है आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में, दैट विल बी वेरी ह्यूज। यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी अच्छी देखने को मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड के बेसिस पे अगर हम बात करें, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, टेम्परेट भी हो सकते हैं और कॉनिफॉरस फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये सभी आपके अलग अलग बायोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले टैगा, या आपके जिसे हम कॉनिफॉरस या टैगा इकोसिस्टम या बोरल इकोसिस्टम भी बोल देते हैं। अब इफ वी टॉक अबाउट कॉनिफॉरस या आपके ये जो एरिया है, ये आपको कंटिन्यूस फॉरेस्ट बेल्ट देखने को मिलती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है बिकॉज यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की विड्थ है। नीचे क्योंकि कॉन्टिनेंट की विड्थ नहीं है, इस वजह से ये कहीं ना कहीं नीचे वाली साइड टोटली एब्सेंट देखने को मिलता है। अब ये टुंड्रा और आपके लाइक नॉर्दर्न फॉरेस्ट, जिसे हम टेम्परेट फॉरेस्ट भी बोलते हैं, उसके बीच में सैंडविच है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर आपको लाइक बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे समर है वो छोटी होती है बट थोड़ी ठंडी होती है। यहाँ पर ब्लिज़र्ड जैसी हवा चलती है आपकी कनाडा में, बुरान चलती है यूरेशिया में, जो लोकल विंड्स हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर रहती है यहाँ पे, लेकिन फ्रंटल रेनफॉल के फॉर्म में, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी रेनफॉल देखने को मिलेगी मोर और लेस आपको स्नो के फॉर्म में देखने को मिलेगी, बिकॉज टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है। बट जो विंटर है काफ़ी ठंडी रहने वाली है। और यहाँ पर जो सॉइल मिलती है, इसको एक अलग से नाम दिया हुआ है, दैट इज पुडजोलिजाइड। दैट इज पुडजोलिजाइड। एक बार मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ आपको, अगर किसी को भी दिक्कत हो पुडजोलिजाइड सॉइल के बारे में जानने में, तो ये आप याद रखना। ये मिनरल में डेफिशिएंट है। इसके जो मिनरल्स हैं एक्सेसिव, लाइक जो बारिश बुरिश हो रही है उसकी वजह से लीच हो चुके हैं। और साथ के साथ ये सॉइल एसिडिक नेचर की है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिफरेंट है आसपास के एरिया में मिलने वाली सॉइल के कारण। और यहाँ पर भी एक बार आपका जंगल अगर तबाह हो जाता है बिकॉज सॉइल इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको यहाँ पर इतने ज़्यादा वैरायटीज देखने को नहीं मिलेंगी प्लांट्स की, और जो मिलेंगी भी तो वो खत्म हो जाएगी अगर एक बार आप इन्हें काट देंगे तो। ऑल्दो यहाँ पर जो आपको वुड देखने को मिलती है वो सॉफ्ट वुड है, और इस वजह से लंबर जैकिंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका काम है यहाँ पे। साथ के साथ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर मिनिक, सिल्वर फॉक्स, लिनक्स, वोल्फ, ऐसी तरह के जानवर आपको मिल जाते हैं। अगर बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो जनरली यहाँ पर जो पेड़ देखने को मिलते हैं दैट इज सदाबहार पेड़, दैट इज एवरग्रीन। एवरग्रीन क्यों? क्योंकि बारिश थ्रू आउट द ईयर। बट ये पेड़ कॉनिकल शेप में रहेंगे। कॉनिकल शेप में क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन स्नो की फॉर्म में है। जो इसकी लीव्स है वो नीडल शेप की रहेंगी, थोड़ी लेदरी रहेंगी, ताकि ट्रांसपीरेशन लॉसेस को हम कम कर सकें। और थिक भी इसी वजह से रहेंगी। एग्जाम्पल है इन पेड़ों के, जैसे पाइन, फिर, स्पर्ज, लार्च, इस तरह के पेड़ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस, क्योंकि कई बार इसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज योर टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट आपको लाइक टेम्परेट एरिया में देखने को मिलेंगे। थोड़ा आपको यहाँ इस पार्ट में, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इस एरिया में देखने को मिल जाएंगे थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत इस एरिया में। तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेट जो देखने को मिलते हैं, मिड लैटिट्यूड एरियाज में देखने को मिलते हैं, पोलर एरिया से नीचे और ट्रॉपिक से थोड़े ऊपर। ये नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में मिलते हैं। अब ये टेम्परेट फॉरेस्ट आपका 3 टाइप का होता है। वन इज टेम्परेट डेसिडुअस, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। अब ये रेन फॉरेस्ट आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। वेयर एज मेडिटेरियन टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है ये आपको एवरग्रीन टाइप देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट डेसिडुअस भी देखने को मिल जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, तो आपने शोला फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा।
तो मोर और लेस वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर मिलने वाले पेड़ पौधों के बारे में जान लेते हैं। जनरली यहाँ पर आपको टेम्परेट एरिया में जो पेड़ देखने को मिलेंगे वो ब्रॉड लीफ होंगे। साथ के साथ यहाँ पर आपको श्रब्स देखने को मिल सकती हैं, पेरेनियल हर्ब्स देखने को मिल सकते हैं, मॉसेस देखने को मिल सकती हैं। यहाँ आपको जो जानवर देखने को मिलेंगे डैट इज मार्सुपियल्स होंगे यहाँ पे, जिनके पाउच होते हैं आगे पेट के आगे। आपको ब्राउन बियर्स, बैट्स, रोडेंट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए खासकर सॉइल की, तो यहाँ पर जो आपको सॉइल मिलते हैं दैट इज ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, जिसे कई बार एलिफी सोल भी बोलते हैं, ALFI, एलिफी सोल। और यहाँ पर आपको जनरली मॉइस्ट वेदर देखने को मिलता है समर में, और लाइक विंटर में आपकी रेनी सीजन रहता है। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि मोर और लेस ये तीनों केसेस में आपका जो प्लांट्स वगैरह हैं ये सब कुछ सेम ही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। देखिए, रेन फॉरेस्ट आपका इस दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है इक्वेटर के आसपास आपको ह्यूमिडिटी जहाँ पर हाई देखने को मिलता है, टेम्परेचर हाई है। जो आपकी सॉइल है वो रेड लोटोस सॉइल है। यहाँ पर लैटोस सॉइल क्या होती है, जिसके अंदर से आपकी लाइक जो बारिश के कारण लीचिंग देखने को मिलती है, वाटर सॉल्युबल जो मिनरल्स हैं वो बह चुके हैं। एग्रीकल्चर के लिए ये सॉइल इतनी दुरुस्त नहीं है, बट इसमें न्यूट्रेंट वगैरह को डालकर इसे फिर भी ठीक किया जा सकता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अलग अलग टाइप का हो सकता है। डेसिडुस हो सकता है, ड्राई डेसिडुस, वेट डेसिडुस एंड ऑल, वो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। बट वो मोर और लेस आपने एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, ज्योग्राफी में आपने लाइक थोड़ा बहुत उसे पढ़ा होगा, तो दैट्स वाई इतने डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं। फिर भी अगर आपको मान लीजिए ऐसे टॉपिक नहीं कवर कर रखे हैं तो मैं आपको एक शीट प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मेरे को डाउट सेशन में कभी भी इसके बारे में कह सकते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर मैं आपको उसकी शीट प्रोवाइड कर दूंगा, या आप मुझे डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आपके बैच में से बच्चे कहेंगे तो मैं डेफिनेटली इसमें से आपका ये कर सकता हूँ कि एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर आपको ड्राई एंड वेट की कंडीशंस के बारे में बता रखा होगा, कितना रेनफॉल जरूरी है कितना नहीं, एंड एवरीथिंग अबाउट इट। क्योंकि वैसे तो हम जब फॉरेस्ट के बारे में, स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ही। जितना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना तो हम कवर करेंगे वहाँ, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको किस तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कनॉपी यहाँ पर बहुत थिक है, अंडरग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। ज़्यादातर आपको जो पेड़ देखने को मिलेंगे दैट विल बी एंजियोस्पर्म्स, या आपके जिम्नोस्पर्म्स भी देखने को मिलते हैं बट बहुत कम। यहाँ पर आपको क्रीपर्स देखने को मिल सकते हैं, फर्न्स देखने को मिल सकते हैं, मॉसेस, लाइकन्स, ये सभी देखने को मिल सकते हैं। जो जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जनरली उनकी हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर पाथ जो है, जैसे आपको पता होगा कि लाइक जंगल बहुत घने होते हैं, लाइट भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकती, तो यहाँ पर जानवर जो है वो ज़्यादातर रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, जैसे एनाकोंडा आपने सुना हो, या आपने लाइक वो मोगली वगैरह देखे ना, सॉरी मोगली में तो फिर भी आपका बहुत सी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, बट आपको ऐसे जंगल देखने को मिलेंगे जहाँ पर रिंगने और जो एम्फीबियंस है वो ज़्यादा हो। मतलब यहाँ पर मोर और लेस जगह कम होने की वजह से आपको शेर, चीता वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ना आपको टाइगर देखने को मिलेगा, ना आपको हिरन देखने को मिलेगा, बस ये सभी जानवर यहाँ पर भाग नहीं सकते, तो इस वजह से ये जनरली आपको इस एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे। मोर और लेस आपके रेंगने वाले रेप्टाइल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रासलैंड्स, तो यहाँ पर आपको याद रखना कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम 20 to 40% वर्ल्ड का रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ एक चीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि रेनफॉल इस एरिया में कम रहती है, तो रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ पर आपको ट्रीज की ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलेगी। ट्रीज की जगह पर यहाँ पर ग्रासेस आ जाएंगी, और दो एरिया में देखने को मिलता है, एक ट्रॉपिकल एरिया में, एक टेम्परेट एरिया, तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। मोस्टली यहाँ पर जो ग्रासेस या आपको जो चीजें देखने को मिलती हैं इनको आज की डेट में रिप्लेस कर दिया गया, खासकर आपके जो टेम्परेट एरिया में देखने को मिलते हैं, एंड इन एरियाज को वर्ल्ड के फूड बाउल की तरह देखा जाता है, या वर्ल्ड ग्रीनरी के नाम से भी बोला जाता है। एक चीज जो आपको याद रखनी है, स्टेपिस और सवानास के बारे में आपको पता होगा, तो ये लोकल नाम के हिसाब से अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जा सकते हैं। जैसे सवाना अफ्रीका में, कंपोज आपका ब्राजील में, लानोस आपका ऑर्निको बेसिन में, और ये सभी आपके किन एरिया में, मतलब किस पार्ट में, ये ट्रॉपिकल पार्ट में है, तो इन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है जो ग्रासेस हैं वो बहुत लंबी होती है, तो इस वजह से इन ग्रासेस को हम क्या कहते हैं, एलिफेंट ग्रास। क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास। यहाँ पर आपको जैसे जिराफ वगैरह जैसे ट्रीज देखने को, जानवर देखने को मिल सकते हैं, जनरली हर्बीवोरस है, कार्निवोरस भी मिलते हैं, फ्लैश ईटिंग, और खासकर जो आपके लॉयन, चीता वगैरह है इन एरिया में देखने को मिल सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर आपको जो ट्रीज देखने को मिलते हैं उनका तना बहुत मोटा होगा, जो ऊपर ब्रांचेस होंगी बहुत छोटी सी होंगी। आप एक इमेज देखना, एक ट्री के बारे में आपको बताता हूँ, बाओबाब्स, इसकी ट्रीज की जो डिजाइन देखेंगे ना वो बहुत अलग सा है, जैसे स्क्वायर शेप में होगा, ऊपर छोटी छोटी टहनियां होंगी, जस्ट बिकॉज पानी के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर्स में यहाँ पर जो सॉइल है दैट विल बी मोर और लेस आपकी अल्टीसोल्स होंगी, अल्टीसोल्स या एल्फीसोल्स हो सकती हैं।
यहाँ पर लोकल विंड चलती है, जैसे गुएना कोस्ट के आसपास आपको हर्मटान विंड देखने को मिलती है। लोकल विंड आई होप आपको ज्योग्राफी क्लास में करवाई होंगी, अगर नहीं करवाई है फिर भी मेरे को बता देना, मैं एरिया वाइज उनको भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट यहाँ पर आपके ऑल्टरनेट हॉट सीजन, रेनी सीजन, कूल, ड्राई सीजन, ये सभी देखने को मिलते हैं आपको। देयर इज अ चंक ऑफ लाइक सीजन्स गोइंग ऑन, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है इन एरिया में काफी अच्छी। कई बार इन्हें बिग गेम कंट्रीज भी बोल दिया जाता है, बिकॉज यहाँ पर एनिमल्स की हंटिंग की जाती है, खासकर ये बड़े बड़े एनिमल्स की। अब इसके बाद सेकंड फॉरेस्ट जो ग्रासलैंड आते हैं, दैट इज स्टेपी या टेम्परेट ग्रासलैंड, जिन्हें ग्रीनरी ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आप याद रखना कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, बट नॉर्दर्न में तो बहुत कॉमन है। जैसे कनाडा में यहाँ पर आपको एक लोकल विंड मिलती है चिनूक, अमेरिका में भी चिनूक चलती है, फोहान आपकी स्विट्जरलैंड में चलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो सॉइल देखने को मिलती है, दैट इज चिरनॉमजिम सॉइल, ऑल्दो शायद हो सकता है मैं स्पेलिंग में सॉरी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर रहा हूँ, चिरनॉमजिम सॉइल, ये सॉइल का नाम है जो इस एरिया में आपको देखने को मिलती है। लाइक अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ग्रासलैंड्स। अगर हम बात करें जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाने जाते हैं, पंपास आपके अर्जेंटीना, डाउन ऑस्ट्रेलिया, वेल्ट आपके साउथ अफ्रीका, तो ये आपके इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी ग्रासेस है वो बहुत छोटी छोटी हैं, बट इन ग्रासेस को अल्फा अल्फा ग्रास कहा जाता है, और ये अल्फा अल्फा ग्रास बहुत न्यूट्रिशियस है, जिसकी वजह से डेयरी फार्मिंग यहाँ पर बहुत अच्छी चलती है, जैसे दूध दही का बिजनेस यहाँ पर अच्छा है, मोस्टली लोग इसी काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कैटल्स वगैरह, शिप वगैरह, पिग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर इनको कन्वर्ट कर दिया गया है किसके अंदर, लाइक फूड बाउल्स के अंदर, जहाँ पर आप राइस व्हीट वगैरह उगाते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया में आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत लो मिलेगी। यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी मिलेगी वो रेयर स्टॉक की मिलेगी, जो आप पशुपालन वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं उनकी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेजर्ट इकोसिस्टम, तो ये भी आपका फर्दर दो टाइप का हो सकता है डेजर्ट इकोसिस्टम, एक कोल्ड एक हॉट। इफ वी टॉक अबाउट यहाँ पर मोर और लेस आपकी रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से लेस रहेगी। डेजर्ट इकोसिस्टम में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा रहता है, रेनफॉल कम रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो आपका लाइक रेनफॉल है बहुत कम रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ड्राई एरिया में ज्यादातर आपके जो पेड़ होंगे वो जीरो फाइट्स होंगे, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होंगे। साथ के साथ आपके यहाँ पर जो लाइक एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, या तो उनकी लातें बहुत लंबी होंगी, मार्शुपियल्स जिनके पैक्स वगैरह होते हैं आगे वो हो सकते हैं, या ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो नॉक्टर्नल्स होंगे, जो रात के टाइम पे बाहर निकलेंगे। यहाँ पर अकाशिया, डेट पाम्स और ड्रॉट रेजिस्टेंट स्क्रब्स वगैरह, कैक्टस वगैरह आपको देखने को मिल सकती है हॉट डेजर्ट्स में। यहाँ अगर हम बात करें एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है, जैसे रात को बहुत ठंड भी हो सकती है, टेम्परेचर -1 to 3 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, और दिन में हो सकता है 40 डिग्री के आसपास भी हो, 45 या 50 भी हो, डिपेंडिंग अपॉन एरिया टू एरिया। तो वाइड वेरिएशन देखने को मिलती है आपको किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर। सॉइल अगर बात करें तो जनरली यहाँ पर सलाइन है, यानी सॉइल कंटेंट, सॉइल के अंदर नमक का कंटेंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। सैंडी सॉइल है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लो है जिसकी, और ये जनरली आपको 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड में वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ही फॉर्म होता है आपका हॉट लैटिट्यूड। इसके बारे में हम बात भी करेंगे जब बायोम्स के बारे में बात करेंगे, बट मोर और लेस ये आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट जो मिडिल लैटिट्यूड्स या कोल्ड टेम्परेट एरिया में आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे लद्दाख डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेट डेजर्ट भी देखने को मिलता है आपको, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं। मोर और लेस रेनफॉल तो यहाँ पर भी कम है, बट एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज यहाँ पर आपको मीजोफाइट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको मैंने बताया था ना, जहाँ पर टेम्परेचर आपका लाइक वाटर कंटेंट ठीक ठाक हो, मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा ग्रासेस देखने को मिल सकते हैं, बुशेस, स्क्रब्स वगैरह आपको सभी देखने को मिल सकते हैं, जुनिपर, ब्रिच, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपको एनिमल में बैक्टीरिया कैमल मिल सकता है, इसके बारे में शायद यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा भी था, नहीं खरदई कैमल के बारे में पूछा था, नॉट दिस, बट ब्रिटानिका कैमल भी आपका एक वैरायटी है जिसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। एशियाटिक इबेक्स, स्नो लेपर्ड्स, स्नो जो आपको लाइक ऑक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वुल्फ वगैरह देखने को मिलते हैं, वो सभी देखने को मिल सकते हैं। तिब्बतन वाइल्ड एस जो है, कैंग जिसे बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मोर और लेस यहाँ पर आपको टेम्परेचर वेरिएशन भी कुछ उसी तरह का देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायोम्स। बायोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोर और लेस अगर हम आपको ज्योग्राफी आती है ना, तो हम इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू अभी ले लेते हैं, कल की क्लास में से फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको मोर और लेस इसके बारे में सब कुछ पता रहे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बायोम्स, तो आपको अलग अलग टाइप के बायोम्स देखने को मिलते हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पे। जैसे यहाँ पर 0 to 10 के बीच में अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, जिसे कई बार आप अमेजॉन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग, दैट यू हैव टू मैनेज। बट ये याद रखना कि मोर और लेस ये आपको 0 to 10 डिग्री के बीच में मिलेंगे। जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, डोलोड्रम एरिया में ही ये देखने को मिलते हैं आपको। डोलोड्रम वो एरिया है जहां पर आपकी एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, तो मोर और लेस ये यहाँ पर ही आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इस एरिया को वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ट्रॉपिकल रेन या सिल्वास, या आप अमेजॉन टाइप या इक्वेटोरियल रीजन टाइप, एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप, इन नामों से जानते हैं। यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर रहता है मोर और लेस 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। सीजनल वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलेगा बिकॉज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसके बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सन डायरेक्टली ओवरहेड रहते हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं है। बट ह्यूमिडिटी काफी हाई रहती है यहाँ पर, बिकॉज हवा में नमी रहती है और हर शाम को यहाँ पर बारिश रहती है, तो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो जंगल होंगे वो बहुत ज्यादा डेंस होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रीज में आपस में एक तरह से आप ये कह सकते हैं कॉम्पिटिशन रहेगा कि कौन ज्यादा ग्रो करेगा, और यहाँ पर इसी वजह से ट्रीज की हाइट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको जैसे मोहगनी एक इंपॉर्टेंट ट्री है, एबोनी है, रोजवुड है, रबर है, चिंचोना है, ग्रीन हार्ट है, ऐसे ट्रीज देखने को मिल सकते हैं। इन ट्रीज के ऊपर आपको चढ़ते हुए एपीफाइट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे बेल लताएं भी कहा जाता है। पैरासाइट्स हैं ये जो लाइक एक प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही हैं। यहाँ पर आपको अंडर ग्रोथ या सरफेस ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है, बिकॉज सनलाइट जो है इन घने जंगलों में पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि जंगल इतने डेंस्ड है, जैसे आपने कई मूवीज वगैरह में देखे भी होंगे। इसके अलावा ये वर्ल्ड का 10% एरिया को कवर करते हैं और 5% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती भी है। इस एरिया में आपको लाइक वर्ल्ड के कौन कौन से एरिया देखने को मिल सकते हैं, जैसे अमेजॉन लोलैंड एरिया देखने को मिलता है, कॉन्गो बेसिन, जो गुनिया कोस्ट है आपका अफ्रीका का, वो देखने को मिलता है, मलेशिया, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट, फिलिपीन, और
कुछ मेजर ट्राइब्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मलेशिया में अगर हम बात करें, सिमांग ट्राइब आपको इस एरिया में देखने को मिलती है, खुबूस आपको सुमात्रा वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, डयाकास आपको ब्रोनी वाले एरिया में देखने को मिलती है, एंड एक होती है लाइक मेरे को ये प्रोनाउंस करना तो नहीं आ रहा, पिगीज शायद है इसका नाम, पिग्मीज। पिग्मीज जो ट्राइब है ये आपको देखने को मिलते हैं कोंगो वाले एरिया में, और अमेजॉन इंडियंस ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट आ जाता है मॉनसून टाइप क्लाइमेट, और कई बार इसे ट्रॉपिकल मॉनसून भी बोला जाता है। अब ये डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, या आपका यहाँ पर इसे इंडियन टाइप फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये 10 से 25 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलते हैं, बट मोर और लेस हम 30 तक लेके चलते हैं इसे। यहाँ पर 3 डिस्टिंक्टिंग सीजन है आपके, जिसमें आपका समर भी आ जाता है, जैसे हॉट सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। ये तीनों सीजन है। हो सकता है कई एरिया में रेनफॉल आपके 500 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए, बट ये रेनफॉल 3 से 4 महीने के अंदर ही होगी, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इसके अलावा सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये सीजन्स देखने को मिलते हैं, बट वो आपको पता होगा इक्विनॉक्स और उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, वो टाइम ड्यूरेशन उल्टा हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ऐसे सीजन देखने को मिलेंगे, बट हमारे जैसे जून में गर्मी पड़ती है, वहां पर किसी और मंथ में पड़ेगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेशन, तो हेवी रेनफॉल के कारण डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे डेंस फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हिमालय का स्लोप वाला एरिया देखा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में दिखाओ, वहां पर मिल सकते हैं। म्यांमार में, कंबोडिया में, वियतनाम में, इन एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है? डेंस फॉरेस्ट। इसके अलावा कुछ एरिया में आपको ब्रॉड लीफ डेसिडस ट्रीज भी देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर ये जनरली जो डेसिडस ट्रीज यहाँ पर मिलेंगे, वहां पर देखने को मिलेगी टीक, साल, रोजवुड, देवदार और मोहगनी जैसे ट्रीज। यहाँ पर जो आपके लाइक बैम्बू है काफी अच्छे ग्रो कर सकते हैं, और ड्रायर कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है कुछ एक एरिया में, जहाँ पर रेनफॉल आपका 100 सेंटीमीटर से कम है, तो वहाँ पर ग्रासेस देखने को मिलती हैं, या बड़ी बड़ी कांटीली झाड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स वगैरह देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन एरियाज में ही। ये आपके कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे भी अगले लेक्चर्स में। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को कई बार सवानास भी बोला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसको कई बार सुडान भी बोला जाता है, इसको कई बार लानोस भी बोला जाता है, जो वेनेजुला में मिलता है, और कंपोज जो ब्राजील में मिलता है, उस नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें, ये अलग अलग एरिया में फैला हुआ है, जैसे खासकर बात करें सेंट्रल अमेरिका में तो क्यूबा, जमाइका, आपके आइलैंड पैसिफिक एरियाज जो हैं। अफ्रीका की बात करें, सूडान, सेनेगल, आपके गुयाना, माली, नाइजर, चैड, घाना, केन्या, इन एरिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ रीजन में आपको देखने को मिलता है, और क्वींसलैंड वाले एरिया में। बाकी साउथ अमेरिका में तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है ही। ना यहाँ पर जो आपकी ग्रास उगती है, इसे क्या जाता है? एलिफेंट ग्रास। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और इनमें कोई फर्क नहीं है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं बायोबाब, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। खासकर ये ट्री आपको ऑस्ट्रेलियन सवाना वाले एरिया में देखने को मिल जाता है। ये ट्रीज हॉट सीजन में अपने लीव्स को शेड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेम्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, रूट्स काफी डीप देखने को मिलती हैं। आपको तंजानिया वाले एरिया में वसाई करके एक ट्राइब देखने को मिलती है। कराल एक विलेज है उस एरिया के आसपास। इसके अलावा केन्या में किकुयास आपकी एक ट्राइब है। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो इसको माफ करना, किकुयास यूस जो भी इसका नाम है। लाइक ये आपको नॉर्थ केन्या में मिल रहा है। हाउसास आपको साउथ सहारा में मिल रहा है। लनोरिया आपको लाइक ये जो वेनेजुला वाला पार्ट है वहां पर देखने को मिलते हैं। ये चरवाहा वगैरह है, ये इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मोर और लेस मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो क्लाउड देखने को मिलते हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ी लो रहती है, और लाइक ड्राई, वेट, सभी तरह के सीजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मंथली एवरेज टेम्परेचर आपका लाइक 22 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है। वेट और ड्राई अलग अलग सीजन है यहाँ पे। रेनफॉल यहाँ पर वेरी कर सकते हैं 25 से 150 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर जस्ट बिफोर रेनी सीजन आप ऑब्जर्व करते हैं। नाउ डेजर्ट्स के बारे में बात करें तो जनरली 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में एरिजोना के बारे में आप जानते होंगे, लोअर कैलिफोर्निया के बारे में जानते होंगे। मैक्सिको में आप लाइक थोड़ा बहुत एरिया सदर्न अमेरिका का उसको इंक्लूड कर सकते हो, उस एरिया में ये देखने को मिल जाता है। लाइक साउथ अमेरिका में आपको एटाकामा डेजर्ट्स, एटाकामा बहुत फेमस है, सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट्स में से एक है एटाकामा डेजर्ट। उसके अलावा अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, नामीबी डेजर्ट। उसके अलावा एशिया में आपके बहुत से, जैसे थार डेजर्ट आ सकता है, अरेबियन डेजर्ट आ सकता है, और बहुत से नाम है। आपको ज्योग्राफी में उनकी लोकेशंस वगैरह के बारे में बताया होगा। अगर नहीं बताया होगा तो लेट मी नो। मैंने आपको बताया ना कि मेरी आईडी है दैट इज विवेक 1810। आप यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर नहीं बताया होगा तो मैं अगले लेक्चर में अपने कहीं ना कहीं या आपके डाउट सेशन में इसको ऐड कर लूंगा, मैं इसका मैप आपको दिखा दूंगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी यहाँ पर देखा जाता है। अब कई बार यहाँ पर कुछ एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पर आपकी रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे एरिया को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, जैसे कैलिफोर्निया में। यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत हाई है। जो सर्दी लाइक आपकी रात होती है उसमें माइनस डिग्री कुछ डिग्रीज तक भी टेम्परेचर पहुंच सकता है, और गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका टेम्परेचर पहुंच सकता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है और रेनफॉल बहुत ही लो रहेगा। रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ पर जो आपके ट्रीज हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंस रहेंगे, और यहाँ पर आपके जो एनिमल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस एरिया को अडाप्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि लाइक नॉक्टर्नल स्पीशीज ज़्यादा है। एम्फीरियल यहाँ पर जैसे कैक्टस या प्रिकल्स, पियर, ये इस तरह की स्पीशीज देखने को मिलती है, और इनकी जो रूट्स है काफी लार्ज होती है, डीप होती है, वाइडली स्प्रेड होती है, और ये पानी को टैप कर सकती है काफी लाइक जमीन के काफी नीचे तक भी। ये पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम में भी। और कई बार इनके लाइक जो लाइक पौधे हैं इनके अंदर कांटे लगे होते हैं। कांटे इसलिए लगे होते हैं क्योंकि जो लीव्स हैं उसमें ट्रांसपिरेशन लॉसेस होते हैं, और उन लॉसेस को कम करने के लिए यहाँ पर ये किया जाता है। वर्ल्ड की 14% पॉपुलेशन ऐसे ही एरिया में रह रही है। जैसे कुछ एक आपको ट्राइब्स के बारे में बताता हूँ। वेस्टर्न सहारा में आपको तुगरेग्स ट्राइब देखने को मिलती है, तुरेग्स, TUAREGES, तुगरेग्स ट्राइब। देन अरेबियन डेजर्ट में आपको बेडोनियस ट्राइब देखने को मिलती है। बुशमैन कालाहारी में देखने को मिलती है। बिंदुबस आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अब इसके बाद बाकी बचे हुए जो आपके टॉपिक हैं उसमें से 2 टॉपिक अभी कवर कर लेते हैं, एक या 2 टॉपिक। इसके अलावा बाकी जो बचेंगे उनसे हम कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में।
नेक्स्ट है हमारा मेडिटेरियन एरिया। मेडिटेरियन एरिया कहाँ पर है इसे देख लेते हैं। ये है मेडिटेरियन एरिया। यहाँ पर जनरली आपको विंटर में रेनफॉल देखने को मिलती है। मेरे को लगता है मेडिटेरियन पार्ट ही इसको ही हम आज कवर कर पाएंगे। आप सभी ने लाइक विंड सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। जैसे ये अर्थ है तो यहाँ पर 0 से लेकर 30 के बीच में आपकी ईस्टर्लीज चलती है, ट्रेड विंड्स टाइप। यहाँ पर आपकी वेस्टर्लीज चलती है। अब इसके साथ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ITCZ। अब ITCZ को जब आपने इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ा होगा तो मानसून के टाइम में आपने पढ़ा होगा ये 20 डिग्री तक नॉर्थ तक शिफ्ट कर जाता है आपके समर के टाइम पे, बिकॉज तिब्बतन प्लेट्यू आपका बहुत हाईली हीटेड होता है। अब जब आपका तिब्बतन प्लेट्यू हीटेड होगा तो ये 20 डिग्री तक शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर ये इक्वेटर वाला जो डोलोड्रम एरिया है ये 20 पे आ गया। तो ये जो 30 डिग्री पे था ये थोड़ा और नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि वेस्टर्ली का इन्फ्लुएंस आपके इस एरिया में देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपका मेडिटेरियन पार्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इस वजह से समर में आपकी रेनफॉल नहीं मिलेगी। अदरवाइज वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर समर में रेनफॉल हो सकती थी, बट क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि वेस्टर्ली की जगह ईस्टर्ली फ्लो कर रही है आपकी ITCZ की शिफ्टिंग के कारण, इस वजह से यहाँ पर समर में रेनफॉल नहीं देखने को मिलती बल्कि विंटर में मिलती है। अब ये अलग अलग एरिया में आपको जैसे कैलिफोर्निया में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा सेंट्रल चाइल्ड वाले एरिया में देखने को मिलता है, आपको केप प्रोविंसेस में भी देखने को मिलता है अफ्रीका के, या साउथ और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग एरियाज में आपको कुछ एक वो मिलते हैं कॉमन ट्रीज वगैरह, जैसे ओक, वॉलनट, चेस्टनट, आम, फिग, सीडर्स, जेनिपर्स, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये वर्ल्ड के ऑर्चिड्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑर्चिड क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से फ्रूट्स वगैरह देखने को, फ्लावर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर जनरली आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वाइन्स वगैरह आपकी लाइक काफी कॉमन है। यहाँ पर कुछ एक एरिया में आपको स्पेशल टाइप ऑफ हर्ब्स भी देखने को मिलते हैं। एक हर्ब है आपकी मैक्वीज आपको लाइक यूरोप वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। शेफ्रल आपको कैलिफोर्निया वाले पार्ट में देखने को मिलती है। अफ्रीका में इसे फाइनबोस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मोटरल आपका चाइल्ड में मिल जाता है। यहाँ पर ये सभी जो है ये आपके दर्शाते हैं किसको, हर्ब्स को। ये याद रखना, ड्राई साइड जो होता है, रिवर साइड, उस एरिया में देखने को मिलते हैं। प्लांट्स जनरली आपके ज़ीरोफाइट्स ही हैं। एवरग्रीन प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जैसे ऑलिव्स मिल जाते हैं आपको, होली मिल जाता है यहाँ पे, आपको कॉर्न कॉक्स मिल जाते हैं, कॉर्न आर्क सॉरी। तो ये आपके कॉमनली मिलने वाले यहाँ पर वो हैं लाइक प्लांट्स एंड ऑल। ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। सिट्रस फ्रूट जो मैं आपको बता चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट वाइन यहीं पर बनती है। ट्रीज ज़्यादा नहीं देखने को मिलते बिकॉज यहाँ पर आपके जो एरियाज हैं इन्हें साफ कर दिया गया था किसानों के द्वारा बहुत पहले ही, तो जिस वजह से यहाँ पर ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नाउ कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लोरेशियन, साइबेरियन, ब्रिटिश टाइप, आपके टेम्परेट और